बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वेटिंग फॉर गॉड का और एग्जिस्टेंशियलिज्म। आज हम इस पे बात करेंगे। ये है वजूद का नजरिया, मौजूदियत का नजरिया, आपके मौजूद होने के एहसास का नजरिया। ये नजरिया वजूद है कि आपका वजूद है, क्योंकि इसमें जो हमें किरदार दिखाए गए हैं ना, वो किरदार रोजाना उसी सड़क पर आकर खड़े होते हैं, रोजाना वहां से लकी और पोजो गुजरते हैं, रोजाना ये लोग उनसे मिलते हैं। तो क्या ये वाकई इनका वजूद है भी कि नहीं है? कभी कभी तो लोग ये भी कह देते हैं कि शायद ये भूतिया तो नहीं कहीं खड़े हुए वहां पर। तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट उस जमाने में ना एक तहरीक चल भी रही थी इनके। इस तहरीक को ये आगे लेके जा रहे थे, जिसमें एग्जिस्टिंग का नजरिया, एग्जिस्ट का नजरिया, एग्जिस्टेंस का नजरिया दिखाया जा रहा था। इसमें जनाब एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्ले है, क्योंकि क्लियर टेंस है इसमें, बड़ी वाजिया इसमें जिसे है ना, जिसे कहते हैं ना, कलर नजर आता है हमें किसका, नजरिया वजूदियत का। अगर हम पढ़ते हैं इस टर्म को तो हमें पता चल जाता है इसके बारे में कि ये एक फिलोसॉफिकल डॉक्टराइन है। अंडरलाइन करें, ये जो टर्म है ना, ये टर्म एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये एक फलसफियाना टर्म है जनाब, नजरिया है, जिसके अंदर बताया जाता है स्ट्रेस ऑन द एग्जिस्टेंस, हमारे मौजूद होने पर जो हम पर तनाव पाया जाता है, और कंक्रीट एक्सपीरियंस एंड सॉलिडिटीज, हमें जो मिलते हैं बड़े सख्त किस्म के तजर्बात और ठोस किस्म के तजर्बात जिनसे हमें स्ट्रेस मिलता है, वो इस फलसफे का नजरिया है। तो हम वेटिंग फॉर गॉड एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्ले इसलिए भी कहलाता है कि इसके अंदर पाया जाता है क्रिश्चियन एग्जिस्टेंशियलिज्म। उसका मतलब यह है कि जनाब आपको क्रिश्चियन मजहबी तासुर दिया जाता है, काफी जगह वो मजहब का जिक्र करता है, चोरों का नाम आता है, मजहब का जिक्र करता है। जब वो पोजो आके उससे पूछता है तो वो मजहब का जिक्र करके अपना नाम आदम बता देता है। जब वो आवाज लगाता है पोजो, तो ये अपना नाम हैबेल और काबिल करके ये पोजो का आवाज देता है, जैसे कैनेल और हैबल, एबल एबल और कैन, ये नाम इनके इंग्लिश में होते हैं ना, तो हम तो वो कहते हैं ना हाबील और काबिल, तो ये हाबील और कबील करके पोजो और लकी को आवाज देते हैं। तो क्रिश्चियन भी इसमें टच जरूर मिलता है। उसमें भी स्ट्रेस का ही आइडिया दिखाया जाता है। अब वो आइडिया है क्या, इन द गॉड ओनली मैन में फाइंड फ्रीडम फॉर इंटेंशंस, खुदा के रास्ते पर चल कर ही इंसान अपनी फ्रीडम यानी अपनी परेशानियों से आजादी पा सकता है। तो हमें भी यही कहा जाता है, अल्लाह का नाम दो, अल्लाह ताला परेशानियां दूर करेगा। क्रिश्चियंस एग्जिस्टेंशियलिज्म जो रिलीजियंस लीड करता है ना, वो किस की तरफ इनको रहनुमाई करता है, जाहिर है खुदा की तरफ इनको रहनुमाई करता है। जैसा कि एथियस्टिक्स जो होते हैं ना, एग्जिस्टेंशियलिज्म एक और होते हैं जो कि खुदा को नहीं मानते लेकिन नजरिया मौजूदियत और वजूदियत को जरूर मानते हैं। उसकी बेस है इस आइडिया के ऊपर कि जेन पॉल स्ट्रेयर और मार्टिन हिगर्स, ये वो दो बंदे हैं जिन लोगों ने, ये दोनों बंदे के नाम आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये 200-150 साल पहले बंदे दिखाई देंगे जिन्होंने ये नजरिए की बुनियाद डाली थी। और ये नजरिया जो था ना, एथियस्टिक्स जो होते हैं ना, यानी वो कहते हैं ना नास्तिक नजरिया, किसी मजहब को नहीं मानने वाले, उनका होता है। ये लोग क्या कहते हैं, मैन इज अलोन द गॉडलेस यूनिवर्स, इंसान तन्हा रह गया खुदा की इस बनाई दुनिया में, यानी वो कहते हैं ना कि वो ऊपर बैठा क्या जाने इंसानों पर क्या गुजरी है। हाँ, उनके दिलों से ये पूछा, कितना अच्छा गाना है, कभी कभी मैं सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ वाकई दुनिया में आए हैं तो गम मिला है। तो इन लोगों का ये था कि हमें पैदा किया, हमारे साथ गम भी पैदा कर दिया, हमारे साथ मुश्किलात भी पैदा कर दी, तो वो ऊपर क्या बैठा जानता है कि हम इंसान कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। ये नास्तिक नजरिए होते हैं, कुफरी के कलमात होते हैं, तो हम लोग ये कलमात नहीं कहते हैं। अगर हम इसका मुआजना करते हैं ना इन फिलोसफिकल आइडियाज के साथ, तो हमें मदद मिलती है कि हम ये साबित कर सके कि वेटिंग फॉर गोडो जो है ना, वो ये नहीं है, एथियस्टिक्स इस नजरिए का नहीं है, नजरिया कुफर का नहीं है, वो क्रिश्चियंस का जो है ना रिलीजियस एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्ले है। क्योंकि इसमें उसने इतनी ज्यादा कुफरियाना बातें नहीं की हैं, उसने मजहब को टच दे दे के बात की है। हम जानते हैं कि इंसान का क्या है, सामना होता है बहुत से मसाइल के साथ, जब उसका वजूद है, जब वो इंसान बना है, तो जाहिर परेशानियों का भी सामना करना ही पड़ेगा उसे। अब ये क्या है, वो कोशिश भी करता है किसके लिए, कि वो अपना बचत करे, बचाए अपनी जिंदगी को, कंट्रोल करे, किन के ऊपर कंट्रोल करे, उस तमाम वक्त के ऊपर जहां से अमन आ सकता है। यार इंसान पॉजिटिव नेचर का मालिक होता है, ये इंसान पॉजिटिव है, दोनों भी पॉजिटिव है, काफी कोशिश करते हैं नेगेटिविटी करने की, लेकिन फिर पॉजिटिविटी भी आ जाते हैं।
और वो भी कोशिश कर रहे हैं जनाब कि बचाएं अपने आप को, अपनी इनफरादियत को बचाएं। और यही वो आइडिया है जो कि हमें लेकर जाता है फिलोसफी पॉइंट की तरफ, जो कि एग्जिस्टेंशियलिज्म में पाया जाता है। यानी अगर आपके पास परेशानियां हैं तो आप ये नहीं कह सकते मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं, मैं अपने आप को कत्ल ही कर दूं, जनाब मेरे पास तो परेशानियां ही बहुत है। इस तरह से आप गुजारा नहीं कर पाएंगे। आपको अपनी लाइफ को पेनलेस बनाना होगा, आपको अपनी लाइफ को स्ट्रेसलेस बनाना होगा, और आपको अपने क्रिश्चियंस और अपने रिलीजियस आइडियाज के मुताबिक चलना होगा। हर मजहब में खुदकुशी हराम है, अगर हमारे में हराम है तो बाकी में भी हराम है। एग्जिस्टेंशियलिज्म जनाब ये क्या है, ये हमें एक अवेयरनेस देती है, और अवेयरनेस के साथ साथ ये बिगनेस भी देती है। बिगनेस यानी आपकी आपका वजूद है, आपके वजूद है तो आप में सोच समझ भी है। लिहाजा इसका बहुत बड़ा असूल ये है कि हमें जिंदगी की तरफ लेकर जाना। वेटिंग फॉर गोडो जो है, इसके अंदर हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं जो कि एग्जिस्टेंशियलिस्ट लिटरेचर की मिसाल हैं, और ये डील किसके साथ करती हैं, एग्जिस्टेंस के साथ। एग्जिस्टेंशियलिस्ट नजरिए का नाम है, और एग्जिस्टेंस वजूद का नाम है, आइडेंटिटी शिनाख्त का नाम है। और आल्सो विद द मेमेंटरी, और हमारी यादों के साथ, इंटरनल टाइम, वो वक्त जो हमने गुजार रखा है। ये नजरिया उन तमाम आइडियाज के साथ मिलता है जो हमारी शनाख्त, हमारे वजूद के साथ जुड़ी हुई है, हमारे लम्हात हमारे वक्त के साथ जुड़ी हुई है। टाइम भी तो बताया गया वेटिंग फॉर गोडो में, याद है आपको, पोजो ने घड़ी बांधी हुई है, पोजो की घड़ी गुम हो जाती है तो पोजो अंधा हो जाता है, पोजो का टाइम खत्म हो जाता है। लिहाजा टाइम का भी जिक्र किया गया है वेटिंग फॉर गॉडो के अंदर, उसको रिलेटेड किया गया है इंसान की मेंटल कंडीशन के साथ, कि इंसान का, वो कहते हैं ना, वक्त अच्छा है, तुम्हारा वक्त अच्छा चल रहा है, तुम्हारा वक्त बुरा चल रहा है, हम ये भी कहते हैं एक दूसरे को। तो वक्त अच्छा है यानी आपका चल रहा है तो समझे आपके लिए सब कुछ अच्छा है। लिहाजा ये उन लोगों का वक्त बुरा चल रहा होता है, उनको गोडो ही नहीं मिल पाता, उनकी निजात ही नहीं हो पाती। एक कहता है निजात होगी, एक कहता है निजात नहीं होगी। स्ट्रगन कहता है हम पकड़े जाएंगे तो हम दोजख में जाएंगे, कहता है नहीं हम पकड़े जाएंगे तो हम बच जाएंगे, हमारी निजात हो जाएगी। अच्छा मुझे ना मिसाल के तौर पर ये बताता है कि मेजर प्रॉब्लम्स जो होती हैं इन दोनों ट्रैम्प्स, ट्रैम्प्स का वर्ड निकाल के रखें आपने, स्ट्रैगोन और व्लादिमीर को ट्रैम्प्स कहना है। ये होते हैं वो आवारागर्द लोग जिनका ना कोई घर, ना कोई बार, ना कोई फिक्र, ना कोई फाका, ना कोई रोजगार। बाज लोग इन्हें फकीर भी कहते हैं, लेकिन ये दोनों फकीर थोड़ी ना थे, लेके थोड़ी ना खाते थे, मांगते थोड़ी थे किसी से। ये दोनों जिसे कहते हैं ना आवारागर्द किस्म के बंदे थे, जिसको सैलानी नहीं कहा जाता, जिसका कोई घर बार नहीं है। अच्छा ये दोनों ट्रैप्स करते हैं, क्या करते हैं कि टाइम पास करते हैं सच अ वे, इस तरीके के साथ कि दे आर लीस्ट बोदर्स, कि वो कम से कम बोर हों, परेशानी कम से कम उठानी पड़े उन्हें। व्लादिमीर और एस्ट्रागोन इन कैरेक्टर्स के नाम है, और मुसलसल शिकायत करते हैं किसकी, स्लोनेस ऑफ टाइम की। अंडरलाइन करें, कहते टाइम गुजर नहीं रहा। जब तक ये लोग इंतजार कर रहे होते हैं ना, कहते टाइम नहीं गुजर रहा। जो ही पोजो आता है पता चलता है, और पैगाम आ जाता है, छोटा लड़का लेके पैगाम आ जाता है कि जनाब अब गोडो नहीं आने वाला है, कल जरूर आ जाएगा, कल आज नहीं आना। तो इनका टाइम ऐसे गुजरता, फौरन से पहले चांद बाहर आ जाता है, सूरज जो लटका पड़ा होता है जवाल के टाइम के ऊपर, ना डूब रहा होता है ना चढ़ रहा होता है, एग्जैक्टली डूब जाता है और चांद आ जाता है। तो फिर टाइम इनका जल्दी गुजरता है, यानी इंतजार की घड़ियां इसलिए तो कहते हैं बड़ी सख्त होती हैं। टाइम स्लो गुजर रहा है इसकी शिकायत इनकी रहती है, और वो चाहते हैं कुछ ना कुछ करें जो कि जल्दी गुजार दे उनके इस बगैर और बेकार फुटाइल डाइवर्शंस को, यानी उनकी जो बेकार किस्म की डायरेक्शंस इधर उधर हो जाती हैं उनको गुजारने के लिए वो कुछ एक्शंस करते हैं, कुछ एक दूसरे के साथ खेल कूद की बातें करते हैं। एस्ट्रागन कहता है नथिंग हैपेंस, नोबडी कम्स एंड नोबडी गोज, इट्स फुल। बड़ी बड़ी बात है कि याद आपने रखनी है, ये कोटेशन बड़ी अच्छी है। कहता है कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई आया ना कोई गया। कितनी तकलीफ से बात है मेरे लिए। बट वी नो दैट आउटसाइड द नेचुरल टाइम, लेकिन हम जानते हैं जो बाहर वक्त गुजर रहा है उसके गुजरने के जो नताइज आते हैं हम पर, हम वो भी जानते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो दरख्त होते हैं ना, अब दरख्त में 6 या 7 पत्ते आ चुके हैं, और ये लोग कहते हैं हम अगले ही दिन वहां पर वापस आए हैं, मे बी ये अगले दिन वापस नहीं आए हैं, 6-7 महीने के बाद आए हैं। क्या दाश्त काम नहीं करती ना दोनों की। पोजो भी तो अंधा हो गया, क्या रातों रात पोजो अंधा हो गया था, क्या रातों रात लकी गुंगा बन गया था। अस्ट्रागोन फिर बोलता है दे ऑल चेंज्ड ओनली वी नॉट, सब बदल गए बस हम ही नहीं बदलते। हम दोनों ऐसे ही बैठे हुए हैं, हम दोनों क्या इंसान है, हम दोनों के वही उम्र वही तरीका कार वही चीज वैसे ही है, दोनों बदल गए, अंधे हो गए गुंगे हो गए, हम नहीं बदले। इट शुड नोट इट, अब इस बात को जरा गौर कीजिएगा कि वेटिंग जो है ना नेचुरल कोर्स ऑफ टाइम है, इंतजार की घड़ियां कुदरती बड़ी लंबी होती हैं। ये दोनों सोचते हैं कि जनाब जब यकीन कर लेंगे अपने ऊपर, फ्रॉम ऑल देयर प्रॉब्लम्स, अपनी तमाम मसाइल के ऊपर काबू पा लेंगे विदाउट डूइंग एनी एफर्ट, कोई ना कोई कोशिश किए बगैर। हम विदाउट कुछ नहीं कर सकते, हम विद के साथ करते हैं, हम एफर्ट पर उस तरह से का एफर्ट करते हैं तो फिर हम प्रॉब्लम पर काबू पाते हैं। ये कहते हैं बैठे हुए आया आया, खुद क्यों नहीं चले
जाते गॉडो के घर, जाकर ढूंढो गॉडो रहता कहाँ है, जाके मिलो मिलो ना उससे, अता पता करो, उधर ही बैठे हुए उधर का कह के गया था तो वो इधर ही आएगा। अब ये भी नहीं पता कि वो वाकई इधर का कह के गया था, क्या ये वही दरख्त है, क्या ये वही दिन है, क्या ये वही टाइम है, कुछ श्योर नहीं है इन लोगों को। दे माइट डाई नेचुरली, ऐसा हो सकता है कि फितरी तौर पर मर चुके हैं, एंड सेव द एफर्ट ऑफ हैंगिंग देमसेल्फ, और फिर बचा लेते हैं अपने आप को। चाहते हैं कि नेचुरली तौर पर हम मर जाएं, लेकिन मरेंगे कैसे, अपने आप को लटका कर खुदकुशी करके। एंड तक यही कहते हैं, वो अपना जारबन निकालता है, कहता है चलो जी खुदकुशी कर लेते हैं, फिर जारबन दोनों पकड़ के खींचते हैं तो नाला टूट जाता है कहते हैं अब तो नाला भी हमारा जो हमारा साथ नहीं दे रहा, पहले दरख्त की टहनी साथ नहीं देती, फिर वो टूट जाता है। यानी कॉमेडी इसमें बड़ी मजे की है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी परेशानियां दिखाई गई। असल में ये ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लिखा गया ना ड्रामा, तो उस वक्त दुनिया में बहुत टेंशन चल रही थी, तेजी से दुनिया तब्दील हो रही थी। अब ये जो डिस्टिंक्शन हमें दिखाया गया ना, जो फर्क हमें दिखाया गया है, मोमेंटरी जो लम्हाती होता है और इटर्नल जो के अबदी टाइम होता है। दो वक्त है, एक वो वक्त जो ऐसे आता है और शुप करके गुजर जाता है, और एक वो वक्त जो गुजरता ही नहीं है। इन दोनों का हमारे साथ ताल्लुक दिखाया गया है विद द क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड आइडेंटिटी। और क्वेश्चन क्या उठाया गया है, हमारे वजूद का, हमारी शिनाख्त का। हमारी शिनाख्त उसी वक्त ही होती है जब हम अपने इस मोमेंटरी टाइम में मौजूद होते हैं। हम इटर्नल तो नहीं है, हमें हमारे बाद वाली नस्लें कहाँ याद रखेंगी, हमें अपने हमारे दादा तक का नाम पता होगा, परदादा और उनके परदादा का नाम तो हमें भी नहीं पता होगा। तो ये चीजें फिर क्या हो जाती हैं, ये फिर आपकी एग्जिस्टेंस तो देती हैं लेकिन आपकी आइडेंटिटी कोई नहीं देती हैं। दूर वाली नस्लें नहीं जानती हैं आपको, हमें हमारे परदादाओं के नाम नहीं आते हैं, तो हम सिर्फ हालिया वक्त पर ही जो है ना फंसे हुए हैं। ये जो फर्क बता रहा है ना, इस ड्रामे के अंदर देखा जा सकता है कि मोमेंट्री टाइम है और इटर्नल टाइम है। उन दोनों का मोमेंट्री टाइम चल रहा है और इनके लिए वेटिंग फॉर गॉड इटर्नल टाइम चल रहा है। 70-80 साल से ये उस बंदे का इंतजार कर रहे होंगे, हमें क्या पता। 70-80 साल के अगर एक दूसरे के दोस्त हैं, अगर छोट बचपन से एक दूसरे के दोस्त हैं, वो एक वाकया बताता है कि तुम गिर गए थे उस वक्त, तुमने छलांग लगा दी थी तो मैंने तुम्हें बचाया, और कितना अच्छा टाइम था, हम खेतों में काम करते थे। तो इसका मतलब ये कि बचपन से ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बुढ़ापा आ गया है, किसी ने एक लम्हे आके कह दिया अभी फलाना बंदा आएगा तुम्हारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, ये उस बंदे के इंतजार में बैठे हुए हैं कई सालों से। मैक्सिमम 50-40 साल तो कहीं नहीं गए इनके इंतजार को। यार ऐसी बात ये थोड़ी है कि आज ही आए हैं सुबह बैठे हैं और फिर हमें ड्रामा दिखा दिया गया। ड्रामे का बड़ा डीप मकसद है। वेटिंग फॉर गोडो में जनाब जो हमें फिजिकल टाइम दिखाया गया है ना, इज समथिंग टेकन सीरियसली, उसको बड़ा सीरियसली लिया गया है। फिजिकल टाइम, ये जो मोमेंटरी टाइम आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला टाइम चल रहा है, लम्हा 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 गुजर रहा है, समटाइम्स उसमें हमें रिडिकुलेट दिखा दिया जाता है, रिडिकुलेटेड कर दिया जाता है, उसको मस्खराना बना दिया जाता है, फिर उसकी मजम्मत कर दी जाती है। एस्ट्रागोन एक दफा सक्सीड हो जाता है और फिर कंफ्यूज हो जाता है। व्लादिमीर भी इसी तरह से वक्त को गुजार रहा है, एज वेल एज अबाउट द डे ऑफ द वीक्स, जैसे कि हफ्ते के दिन संडे को आते हैं, मंडे को आते हैं, ट्यूसडे को आते हैं, हर रोज आ जाती है इंतजार करने के लिए उस बंदे का। सेम सेंटेंस हमें ट्रैम्प्स स्पीक करते हैं, यानी ट्रैम्प्स इन दोनों को कहा जा रहा है, व्लादिमीर और एस्ट्रागोन को। अ मिलियन ईयर्स अगो इन द 19th में तो तुम बैठे हुए, फिर कहता है इतने साल पहले जब 19वीं सदी चल रही थी। क्या ये 19वीं सदी के लोग नहीं है? वी हैव नो रीजन, हमें तो पता ही नहीं चलता टू बी सर्टन कि हमें यकीन आ जाए द सेकंड डिस्क्रिप्शंस पर, इस डिस्क्रिप्शन पर कि ये 19वीं सदी में मौजूद थे, क्योंकि अब पैदा हुए हैं कि ये आज से भी कई हजार साल बाद की कहानी है, जो आने वाला वक्त है। तो लिहाजा एनीथिंग फैक्चुअल जो इसमें दिखाई गई है एज द फर्स्ट, हकीकी जो मनाजर हमें दिखाए गए उनका कोई वजूद नहीं। अभी देखिए हम इसको 300 साल से भी अगर रीड करें, 100 साल से भी अगर रीड कर रहे हैं, तो अगले 100 साल फिर पढ़ा जाएगा, फिर अगले 100 साल पढ़ा जाएगा। तो ये 19वीं सदी तो 19वीं सदी तब तो पुरानी हो चुकी होगी ना, तब तो वाकई कहा जाएगा कि वो 19वीं सदी में ये होता तो कितना अच्छा होता। आईफल टावर पर जाते हैं ना खुदकुशी करने के लिए, तो इनको जाने नहीं दिया जाता, दोनों जाके वहां से छलांग लगाना चाहते हैं, पकड़ लेते हैं वहां के लोग, ऐसे यादगार पे कोई चला जाए गिरने के लिए तो उसे दोबारा ऊपर न चढ़ने दिया जाए। फिर ये याद करते हैं कि अच्छा ही होता 19वीं सदी में हम लोग ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, अब तो हिम्मत ही नहीं, ताकत ही नहीं रही आईफल टावर पर चढ़ने की। डाउट दिखाया जाता है हमें वक्त के बारे में, शक है इन्हें वक्त के बारे में, तो यही शक ये हमें ट्रांस करते हैं और हमें भी डाउटफुल बना देते हैं कि इनकी एग्जिस्टेंट और इनकी आइडेंटिटी वाकई सच्ची है। जैसे मुझे लगता है कि ये भूतिया लोग हैं जनाब, ये इंसान नहीं है। बाज़ औक़ात क्रिटिक्स कहते भी हैं, बाज़ क्रिटिक्स नहीं भी मानते इस बात को। वन ट्रैप्स जो होता है वो दावा करता है टू बी द पार्ट ऑफ, कि वो हिस्सा है इसका, इट इज डाउटेड बाय द अदर, तो दूसरा शक करने लग जाता है। एक कहता है कि हाँ ये बात सच्ची है, तो दूसरा कहता है नहीं 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 गलत है। देयर ओन आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस इन टाइम इज आल्सो क्वेश्चनेबल। उनकी शिनाख्त, उनका वजूद भी सवालिया निशान बना हुआ है हमारे सामने। एक दिन ऐसा होता है, सेम्स टू हैव द
elapsed between इन द फर्स्ट एंड द सेकंड, elapsed हो जाते हैं जनाब एक दूसरे के अंदर, वो जिसे कहते हैं ना मानते नहीं है बात, एक दूसरे को चिढ़ा देते हैं, मैंने ये किया तुमने ये किया, नहीं नहीं तुम गलत कर रहे हो मैं गलत कर रहा हूँ, इस तरह से ये बातें करके एक दूसरे के ऊपर चिढ़ाइयाँ करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि एक दूसरे की बात नहीं मानते। फर्स्ट एक्ट के अंदर और सेकंड एक्ट के अंदर भी हमें इसी तरह से शक व शुबाहत दिखाए जाते हैं कि क्या वाकई इनका वजूद है, और बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है जब हम इसका फर्क पाएं कि दिस डे विद द प्रीवियस, कि क्या वाकई ये दिन पिछले दिन का अगला दिन है। क्योंकि वो कहता है ना कि हम कल तो यहाँ आए थे, कहता है कल आए थे, नहीं पत्ते आ गए कल कल में, अंधा हो गया भोजो। फिर उसे कहता है देखो देखो मेरा जूता उधर ही पड़ा, मैंने कहा ना हम कल यहाँ आए थे, कहता नहीं यहाँ पर कोई आता ही नहीं जहां पर हम आते हैं, वहां पर भूत ही आते होंगे या वहां पर कोई गुजरने का नाम ही नहीं लेता। इंपॉर्टेंट फिजिकल एविडेंस हमें दिखाए जाते हैं, वो एविडेंस होता है उसका जूता पड़ा होता है जो उसने वहां पर फेंका होता है, पोजो की वहां पर हैट पड़ी होती है, ये कुछ फिजिकल चीजें वहां पर होती हैं, उनसे हमें पता तो चल जाता है कि ये लोग यहाँ पर पहले आ चुके हैं, लेकिन ये शक रहता है पत्ते देखकर कि क्या वाकई ये अगले दिन आए हैं, कि उससे कई दिनों बाद आए हैं, कई महीनों बाद आए हैं, कई हफ्ते और कई सालों बाद भी आए हैं, क्या ये शक हमारे दूर हुए, नहीं दूर हुए। वेटिंग फॉर गोडो जनाब क्या है, इसके आल जो ट्रेड्स हैं ना वो एग्जिस्टेंशियलिज्म को ही दिखाते हैं, और दोनों व्लादिमीर और एस्ट्रागोन के साथ जो कि हमें बताए गए हैं कि आदमी है आमतौर पर, यानी ये दोनों इंसान है, एक लड़की और एक लड़के के तौर पर भी हमें दिखाया जाता है, इनका वजूद इंसान के वजूद को शो करता है, फेसिंग कर रहा है इंसान मसाइल को, और उसका वजूद जो है इस दुनिया में मसाइल को ही पेश सामना करता नजर आता है। अब ये क्या है जनाब, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ये इनका जैसे है इन्हिसार है दूसरे आदमियों की तरह, इनकी उम्मीद है कि इनको निजात मिल जाएगी, होप ऑफ सिविलाइजेशन को अंडरलाइन करेंगे, इसका थीम भी है निजात मिल जाएगी, और सब्जेक्ट जो इस प्ले के अंदर है वो भी है कि ये जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं जो हम सामना कर रहे हैं होल ह्यूमन रेस का लिए, टू मेन्स इन जर्नल एंड होल ह्यूमन रेस इज पार्टिकुलर, ये दो आदमी आमतौर पर किसको शो कर रहे हैं, इंसानियत को शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग बन रहे हैं ये जो आदमी है इन जर्नल में। दोनों ट्रैम्प्स जो है वो महसूस करते हैं कि ये जो बेकार वक्त गुजर रहा है और उनका जो वजूद है बेकार है, फिर हमें भी नजर आता है merely filling up the hours with the pointless activity, कि ये वक्त कैसे गुजार रहे हैं, फजूल बैठे हुए हैं, जैसे अभी हमें फिक्र लगी थी कोई बच्चा नहीं है इनका, कोई रोजगार का सिलसिला नहीं है, कोई खाना पीना नहीं है, जरूरत सी चीजें देता है अपने, वो शलजम और कैरेट निकाल के देता है, तो क्या इतने से खाने से इनका गुजारा हो जाता है, इनको किसी और की भी कोई कोई परवाह नहीं है, अपने बेकार एक्टिविटीज में टाइम गुजार रहे हैं ये लोग। शायद यही है वेटिंग, यही इंतजार है, और मैकेनिकल इंतजार है, मशीनी किस्म का इंतजार है, जिसको सामना करना पड़ता है बहुत से मसाइल के साथ जो कि हमारे नजरिया वजूदियत में पाए जाते हैं। पूरे का पूरा ड्रामा हमें दिखाता क्या है जनाब, पूरे के पूरे ड्रामे में हमें दिखाया जाता है कि आपके पास प्रिटी होपलेसनेस है, बस ना उम्मीदी ही है, नीदर टाइम नॉर एग्जिस्टेंस, ना तो वक्त गुजर रहा है, ना वजूद सामने आ रहा है, ना ही रियलिटी दिखाई दे रही है, ना ही कोई याददाश्त दिखाई दे रही है, और द पास्ट हैव एनी मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंस, क्या माजी की कोई अहमियत है हमारे सामने, क्या माजी हमारे सामने कोई वैल्यू रखता है, हमें नहीं पता चलता, सिर्फ होपलेसनेस, नथिंगनेसनेस, पर्पसलेसनेस, ये बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, ये शायद मैंने किसी वीडियो के टाइटल पे भी लिखे हुए हैं थंबनेल्स के ऊपर, यहाँ से उतार लें, इस ड्रामे के अंदर यही चीजें दिखाई गई है। एक्स आर मीनिंगलेस, ये देखे मीनिंगलेस आ गया, दोनों एक्स बेकार फजूल थे, बिल्कुल किसी काम के नहीं थे, लेकिन बातें जब वो एक आधी कर देते थे ना, तो उन बातों ने लोगों को जोड़ के रखा हुआ था कुर्सियों के साथ, वो कहते हैं लोग ऐसे थे कि ग्लू लग गई है कुर्सियों के ऊपर, हालांकि सेम सारा कुछ चल रहा है, लेकिन उठ के जाने को, ड्रामे को बीच में छोड़ने को कोई तैयार ही नहीं था, सर चाहते थे ड्रामा खत्म करें इसे। टाइम डज नॉट फ्लो, वक्त नहीं गुजरता है, कैसे नहीं गुजरता, कॉन्सिक्वेंटली, जैसे कि गुजरना चाहिए उसे, मेमोरीज सेम्स डिसेप्टिव, यादें धोखा दिखाई देती हैं, वजूद क्या है, एन इम्प्रेशन, वजूद सिर्फ और एक तासुर है, हमारा वजूद सिर्फ और सिर्फ तासुर दिखाई देता है, हड्डियों का ढांचा हम बने हुए हैं, खड़े हैं जी, हड्डियों के साथ गोश्त गोश्त लगा हुआ है, बस वजूद यही है, और परहैप्स अ ड्रीम, क्या शायद हम दुनिया में एक ख्वाब देख रहे हैं, ड्रीम्स का है, और हैप्पीनेस हमें चाहिए, और इज एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा दिल करता है हमें हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, हमें अफेक्शंस मोहब्बत चाहिए, इज क्रिस्टल क्लियर, और ये सारी साफ शफाफ बातें हैं कि सिचुएशन जो दोनों ट्रैम्प्स की है उसमें उन्हें मोहब्बत चाहिए, अफेक्शंस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, और इन सब का उन्हें जिसे कहते हैं ना वजूद चाहिए, इंप्रेशन चाहिए, लेकिन वो सिर्फ धोखे में मुब्तला है, मीनिंगलेसनेस में मुब्तला है, होपलेसनेस में मुब्तला है।
अब ये जो पॉइंट हमें दिखाया गया है, बिकमिंग हॉलो फिलोसफिकल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, इसके अंदर भी हमें खोखला फलसफा दिखाया गया है वजूदियत का। बट डिमांड, लेकिन मुतालबा क्या किया गया है, नो अदर इक्विपमेंट्स, कोई और हमारे पास हथियार असला जरिया नहीं है इन द ऑडियंस, लोगों के पास, देन द बाउंड टू द कॉमन परसेप्शन, लिहाजा हमें पाबंद कर दिया गया है अपने आम नजरियात के साथ, और हम उन्हीं नजरियात के साथ बैठे हुए हैं। चेंजिंग ऑफ फ्रेस, फ्रेस कॉमेडी की यही एक काइंड होती है जिसके अंदर तल्ख किस्म की कॉमेडी कर दी जाती है और उसके अंदर डीप मीनिंग में आपको बहुत गहरी बातें बता दी जाती हैं। यही फ्रेश वाली बात भी वहां वो चेरी ऑर्चर में भी आ रही थी कि वो भी कॉमेडी की एक किस्म है। लेकिन यहाँ पर आपका जो फ्रेश है ना, जो कॉमेडी है, उसको अब्सर्डिटी में चेंज कर दिया गया, यानी उसको फजूलियत में चेंज कर दिया गया, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें थी जो ना भी करते तो गुजारा हो जाना था, लेकिन उन्होंने टाइम पास करने के लिए की। और क्या किया, उसकी वजह से हमें ट्रेजेडी फील हुई थी और हमारे जज्बात, हमारे एहसास ट्रेजिक हो गए थे इस ड्रामे के हवाले से, कि हमें लगा वाकई इन दोनों के साथ बहुत बुरा हुआ है, ये कितने भूख से बैठे हैं बेचारे, ना सोने को, ना रहने को, ना खाने को, कुछ भी नहीं है, इंतजार की घड़ियां नापते फिर रहे हैं। एस्ट्रागोन्स की जो नेकनेस होती है, एंड पे आके ना, वो मैंने बताया था ना, आपको अपना जारबन खोलता है तो वो जाहिर है पजामा नीचे गिर जाता है ना, तो नंगा हो जाता है, तो इंसान जब दुनिया में आता है वो नंगा ही होता है। वो इंसान की वो तस्वीर दिखाता है, वो मिजरेबल कंडीशन दिखाता है जो कि आके इंसान की थी, परेशानी, गुर्बत, अब्सर्ड लिविंग दिखाई गई है। और इसका मेजर सोर्स जनाब आपको दिखाया गया है ट्रेजेडी के जरिए। ये जो सोर्स आपको सिचुएशंस के अंदर दिखाया गया है, पॉइंटलेस वेटिंग, वो वेटिंग जिसका कोई अख्ताम ही नहीं है, कोई खत्म ही नहीं है उस इंतजार का, एस्ट्रागोन और व्लादिमीर की वो सिचुएशन आपको दिखाई गई है, और वो जरिया हमारे लिए अलमिया का जरिया बनता है। दे डू नॉट नो हु गॉड इज, ये भी नहीं पता गॉड कौन है, और वो श्योर भी नहीं है नीदर अबाउट द टाइम, ना वक्त के बारे में श्योर है, ना प्लेस के बारे में श्योर है, ना ही उसकी अपॉइंटमेंट के बारे में श्योर है कि उसने वादा किया है कि वो आएगा। कुछ इसके बारे में श्योर नहीं है ये लोग। और दे इवन डू नॉट नो व्हाट विल हैपन, ये भी नहीं जानते क्या करें, अगर हमने इंतजार खत्म कर दिया तो हम क्या करें। लेक ऑफ एसेंशियल नॉलेज, अंडरलाइन करें, ये भी आपका थीम है। इनके पास कोई तालीम नहीं है, यानी मालूमात नहीं है कि वाकई उसने आना, यहाँ आना, इस दिन आना, इस वक्त आना, कुछ नहीं है। और इसकी वजह से, लेक ऑफ नॉलेज की वजह से क्या बन जाता है, ये बन जाते हैं टोटली इम्पोर्टेंट एंड पावरलेस। लेक ऑफ नॉलेज की वजह से ये बिल्कुल बगैर पावर, बगैर ताकत के बंदे बन जाते हैं और ग्लू हो जाते हैं उस हालत के साथ, उस सिचुएशन के साथ जुड़ गए हैं। हालांकि इनको अपने लिए रास्ता खोजना चाहिए, दोनों रास्ते खुले हैं, दाएं भी खुला है, बाएं भी खुला, कहीं भी निकल सकते हो, खुद जुड़े पड़े हैं। यानी कुछ लोग होते हैं, कहते हैं बदलना नहीं चाहते हम, हाँ ये अल्लाह ने हमें कुछ दिया ही नहीं, तुम कुछ करोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा ना, जाहिर है बैठे हुए हो तो कुछ करना है, हाथ पांव हिलाने हैं। ये हालात के साथ जुड़े लोग हैं। नथिंग इज सर्टन, ऑल दे कैन से इज नथिंग टू बी डन। एंड पे आके व्लादिमीर भी कह देता है नथिंग टू बी डन, कुछ नहीं बना। शुरू में ड्रामा शुरू इस वर्ड से होता है, नथिंग टू बी डन, एक कुछ नहीं बना। टोटल इफेक्ट दिखाया गया जनाब, को मिंगलिंग दिखाई गई है ट्रेजिक और कॉमिक सजेशंस की, ये वही आ गया, को मिंगलिंग के वर्ड निकाल के रखें, ये आपका चेरी ऑर्चर्ड में भी काम आएगा। दो अनासिर को जोड़ दिया गया है और इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो राइटर हैं सैम्यूल बेकर्स, वो क्या करते हैं, रियलिस्टिक ड्रामेटिस्ट हैं, हकीकत बताने वाले बंदे हैं, और देखते हैं वो जिंदगी को एक पोजीशन से, और वो है पैसिमिस्टिक, नाउमीदी, दूसरी है पुरुमीदी। दो हालात को वो देखते हैं। अंडरलाइन करें, बड़ी काम की बात बता गया, आपके बहुत से क्वेश्चंस में काम आएगी ये बात। फॉर्म हमें ट्रेजिक कॉमेडी का दिखाया गया है, हाईली सूटेबल है जनाब। विजन ऑफ लाइफ दिखाया गया है, और क्लाइमेक्स जो है वो बेकिट्स का ट्रेजिक कॉमेडी के तौर पर दिखाया गया है। हमें लकी का किरदार, जब लकी आता है हमारे सामने, जो कि नौकर होता है, बड़ी बुरी हालत उसकी होती है, ये आपके मैं डिस्कस करती हूँ, वीडियो का टाइम ना खत्म हो जाए। लकी की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली भी हुई है, ठीक है। वो नौकर है जनाब, और उसने सिर्फ एक कमीज पहनी हुई है, और एक मास्टर का उसने ओवरकोट जो है वो पकड़ा हुआ है, एक बास्केट पकड़ी हुई है, एक स्टूल पकड़ा हुआ है, और गर्दन उसकी बंधी हुई है एंड एक रॉप के साथ, और उसकी रॉप की गर्दन के साथ पीप बहती है उसकी गर्दन से, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी दिखाई गई है। ये अपेयरेंस दिखाई गई है नॉट ओनली फैंटास्टिक बट ग्रोसिक्यू, ग्रोस्टिक्यू, इसमें तंज है जनाब, दिखाई गई है इतनी हैरान कुन हालत, और वो भी दर्द वाले तंज के साथ। ये जो मूवमेंट आता है हमें महसूस हो जाता है कि वो हाफ विट है, लगता है कि वो पागल है, लेकिन वो पागल नहीं होता। एंड इमेज बन जाता है इंसान की मिजरी का, कि इंसान की परेशानी, यानी मुसीबतें इंसान को पागल कर देती हैं। हमें क्या होता है, हमें मोर सॉरी होता है लकी के लिए, हमें बड़ा दुख महसूस होता है जब हमें पता चलता है कि ये जो पोजर जिस अपनी बातें, खूबसूरत बातें सीखी हैं, पोजर बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता है, कहता है तुम जानते हो मुझे किसने सिखाई है, लकी ने सिखाई है। तो लकी फिर हाफ विट तो ना ना हुआ,
लकी का तो वो जिसे कहते हैं ना, जिदे कार दाने ओदे ओदे कमले भी सियाने। तो लकी के घर घर में दाने नहीं होते, इसीलिए वो बेचारा कमला होता है। तो पोजो के घर दाने होते हैं तो वो कमला भी सियाना होता है। ये बात होगी जनाब। टेकिंग द सेम पर्सन हु सेल इन द फेयर, और लकी को जा रहा है मेले में बेचने के लिए, और रिलेशनशिप दिखाता है जनाब इसका रिंग मास्टर की तरह रिलेशनशिप है, उसे नचा रहा है एक ट्रेंड एनिमल की तरह, चेंजिंग करवाता है अपने ताल्लुक को एक ऑनर की तरह। कहता है कि भाई मैं ऑनर हूँ, वो मेरा मालिक है, क्या वो मालिक बन जाओ और मैं नौकर बन जाऊं? ऐसा एंड में बड़े मकर से रोता है, तुम क्या समझती हो कि मैं गलत मालिक हूँ, मैं अच्छा मालिक नहीं हूँ, तो क्या लकी मेरा मालिक बन जाए? वो मालिक है ही नहीं, मालिक तो मैं हूँ। तो बड़ा ड्रामा पोजो, बड़ा ड्रामा इन्होंने दिखाया। मजे का पोजो आता है तो इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। अच्छा जनाब, ये जो हमें दिखाया गया है, हक मारने वाला एक बंदा है, और एक बंदे के जरिए ही उसका हक मारा जा रहा है। यानी पोजो भी तो इंसान है, लकी भी इंसान है, लेकिन पोजो लकी का हक मार रहा है। हु स्टॉप्स द ऑडियंस, और यहाँ से ऑडियंस रुक जाती है फ्रॉम ब्रस्टिंग आउट, के वो कुछ बाहर को निकालते इनटू द लाफ्टर, वो हंसने लग जाते हैं इन दोनों की हरकतें देखकर, गुस्सा करने के बजाय हंसते हैं। कॉमेडी को दिखाया गया है, चेक किया गया है ट्रेजिक एलिमेंट्स के साथ और जज्बात के साथ, और इफेक्ट ऑफ ट्रेजेडी हमें दिखाया गया है किसके साथ जनाब, मिटिगेटेड कर दिया गया है फ्रेश के साथ, फ्रेश को अंडरलाइन करें, तंजिया कॉमेडी के साथ। और ये सारे का सारा हमें करेक्टर के जरिए दिखाया, उनके डायलॉग्स के जरिए दिखाया, उनके जस्टिस के जरिए दिखाया, उनके एक्शंस के जरिए दिखाया। अच्छा याद रखिएगा, बाज ऐसी बातें थी जिसमें ये लोग बात नहीं करते हैं, सिर्फ जेस्चर करते हैं। सम अप करते हैं अपने रिमार्क्स के साथ जनाब, ये हमारे ओ से जी, ये हमारे यहाँ बेकेट इज अ क्लेवर राइटर, बड़ा राइटर है, and for within him, उसके अंदर नो हैजर्ड्स ऑफ होप, होप की कोई इतनी नहीं है, नो डिजायर, कोई उसके ख्वाहिश भी नहीं है कि वो जनाब बहुत ज्यादा पावरफुल राइटर बन जाए। नथिंग इन इट, उसमें कुछ भी नहीं था, बट अ लस्ट फॉर डिसअपियर, लेकिन उसके साथ क्या थी, ना उम्मीदी की एक, जिसे कहते हैं ना, चस लग गई थी उसे। और क्राइंग ऑफ, वो रो रहा था दुखों की वजह से। नोट इन वाइल्डरनेस, वो तन्हाई में नहीं था, बट इन अ गार्डन, वो जो दुनिया में मौजूद रो रहा था। यानी उसने हमारी हालत जार बताई, दुनिया में मौजूद है लकी। वो पोजो लकी को लेकर लोगों के सामने से गुजरता, क्या कोई पूछ नहीं सकता तुमने इंसान के गले में रस्सी क्यों डाली है? गार्डन तो दुनिया का ही है ना, हम वहशियत में, वीराने में तो नहीं बैठे, वाइल्डरनेस में तो नहीं बैठे हुए। फिर भी हमें राइटर ने दिखाया कि इस दुनिया में रहने के बावजूद कोई किसी का एहसास नहीं करता। लकी और पोजो का एहसास, वो लकी का एहसास करने व्लादिमीर और एस्ट्रागोन आ जाते हैं। बाद में जो कस के टांग मारता है ना लकी उसे, एस्ट्रागोन को, तो फिर एस्ट्रागोन कहता है अच्छा किया उसने तेरी गले में ये डाल के बांध के रखा हुआ है, तुमने तो मुझे लंगड़ा ही कर दिया। जरा सी टांग लगती है, बड़ा पिटना डालता है एस्ट्रागोन। ड्रामे का टेक्स्ट बहुत मजे का, अगर आप सुनेंगी ना तो आपको लग तो जाएगा, 24 घंटे लग जाएंगे सुनते सुनते, बनाने में भी काफी टाइम लग जाता है, लेकिन बहुत से पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाते हैं जो आपको मार्क्स दिला देते हैं। लिहाजा हमें इस बंदे की कोटेशन भी नोट कर लेनी चाहिए, सेन और कैसेज, और बहुत अच्छी कोटेशन इन्होंने कर दी बेकर्स के बारे में कि बड़ा क्लेवर राइटर है जनाब, और होप की उम्मीदों पे बैठा हुआ है।